नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम इन्वायरमेंट दिस वीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण खंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हम होते हैं, जो ऐसी खबरें होती हैं कि जो कि आपकी आगामी परीक्षा में पर्यावरण खंड के आपके सेगमेंट को कवर करती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सप्ताह की वो 3 महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं जिसके अंतर्गत हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन जानेंगे उन 3 खबरों के बारे में कि किस पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो सप्ताह की जो खास खबरें हैं जिसमें पहला जो बिंदु है वो है प्रवाल का रिस्टोरेशन यानी प्रवाल का पुनर्जीवन। और ये संबंध इस खबर का कहां से है, तो इसका संबंध है आपकी मन्नार की खाड़ी से। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी हमारी खबर है खारे पानी के मगरमच्छ। आप जानते हैं कि भारत में जो खारे पानी का मगरमच्छ है वो बेसिकली 3 जगह पर पाया जाता है। एक तो ओडिशा में पाया जाता है भितरकनिका में, एक पाया जाता है आपका अंडमान निकोबार में, और एक पाया जाता है ये पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में। तो ये हमारी जो खबर होगी, ये बिंदु बेसिकली ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सुंदरवन से। इस पर क्या है खास, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरी खबर हमारी है थडेकड पक्षी अभयारण्य। थडेकड पक्षी अभयारण्य बेसिकली ये कहां पर है, तो केरल में है। और यहां पर क्या वो प्रमुख खबर है जिसकी वजह से ये चर्चा में है। इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत जो परीक्षोपयोगी तथ्य हैं आपके सामने हम लेकर एक एक करके विस्तार से चलेंगे। तो चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत करते हैं, प्रवाल का रिस्टोरेशन यानी प्रवाल का पुनर्जीवन। कहां की बात है, तो खबर पर सबसे पहले चलते हैं। तो ये खबर हमारी है मन्नार की खाड़ी से संबंधित। यहां पर इसके रिस्टोरेशन को लेकर एक बड़ी सफलता को की वजह से ही यह खबर चर्चा में आई है। क्या है, तो तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में जो प्रवाल भित्तियां हैं यानी कि जो कोरल रीफ्स हैं उनका बड़े पैमाने पर रिस्टोरेशन किया गया है। आप जानते हैं कि प्रवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है बायोडायवर्सिटी के लिहाज से, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के लिहाज से। अगर आप देखें तो दशमलव कुछ प्रतिशत यानी 0.1 से 2% के बीच ही इनकी स्थिति है। लेकिन अगर जैव विविधता के संरक्षण के पोषण के लिहाज से देखेंगे तो लगभग 25% ये कवर करते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना है। अब ऐसे में प्रवाल संरक्षण के जो प्रयास हैं 1960 के दशक से प्रवाल के विषय में हम कह सकते हैं, जो प्रवाल कोरल जो माइनिंग थी यानी प्रवालों की जो खनन था प्रवालों का, उसकी वजह से इनमें बहुत बड़ा ह्रास देखने को मिला। तो यह प्रयास किया गया कि जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए इन प्रवालों को संरक्षित करना जरूरी है। वो प्रयास शुरू हुए, उन प्रयासों के अंतर्गत ही ये सफलता जिसकी तरफ हम खबर में इशारा कर रहे हैं, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में कोरल रीफ्स को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया गया है। क्या किया गया है, तो पिछले 2 दशकों में यानी कि लगभग 20 वर्षों में, एक दशक मतलब 10 वर्ष 2 दशकों में 51,000 से अधिक प्रवाल टुकड़े कृत्रिम संरचनाओं पर लगाए गए हैं। अब जानते हैं कि प्रवाल जो होता है, प्रवाल पहले तो होता क्या है, तो प्रवाल होता है एक समुद्री अकशेरुकीय जीव होता है, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसको अकशेरुकी कहते हैं। और प्रत्येक प्रवाल को पॉलिप कहा जाता है। और ये जो पॉलिप होते हैं ये मिलकर पूरी एक कॉलोनी बनाते हैं। ऐसे हजारों पॉलिप एक साथ जब रहते हैं तो एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और ये प्रवाल जो होता है ये एक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध साझा करता है जिसको जुक्सेनथेला कहते हैं। शैवाल क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है और उससे प्रवाल को पोषण मिलता है और प्रवाल उसको आवास प्रदान करता है। तो जुक्सेनथेला शैवाल और प्रवाल एक दूसरे को सहजीवी संबंध के अंतर्गत लाभ पहुंचाते हैं और इसी सहजीवी संबंध के अंतर्गत ये जो एक संरचना बनाते हैं, जो प्रवाल रीफ बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, एक ढांचा विकसित होता है प्रवालों की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी जो परत होती है इनकी, उस ढांचे में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं, उनको एक आश्रय मिलता है। इसी की वजह से चाहे मछलियां हो गई या अन्य जीव, समुद्री जीव हो गए, उनके लिए एक आश्रय मिलता है। तो जैव विविधता के संरक्षण में इनकी बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। लेकिन जब समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी प्रकार का तनाव होता है तो जुक्सेनथेला शैवाल और प्रवाल के बीच में जो सहजीवी संबंध है वो प्रभावित होगा। विशेष रूप से अगर टेम्परेचर बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, तो ये सहजीवी संबंध जब प्रभावित होते हैं, तो दोनों जब अलग होंगे तो प्रवाल विरंजन की घटना होती है, कोरल ब्लीचिंग जिसको कहते हैं। इसके विषय में हम पिछले एपिसोड में चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। संक्षेप में यहां बताना इसलिए आवश्यक था ताकि इस संदर्भ को आप समझ सकें। अब इसी जैव विविधता के संरक्षण के लिए यहां पर जो रिस्टोरेशन, प्रवाल के कृत्रिम टुकड़े संरचनाओं पर लगाए गए। कृत्रिम टुकड़े का मतलब कि जिस स्ट्रक्चर को ये बनाते हैं, अब उसी स्ट्रक्चर को कृत्रिम रूप से बना दिया जाता है ताकि वहां पर प्रवाल पनप सके, वहां पर उनका विकास हो सके। इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए ढेर सारी तकनीकी होती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, TAR यानी कि ट्रायंगुलर आर्टिफिशियल जो रीफ्स होते हैं उसको बना दिया जाता है, ढाल दिया जाता है। शुरुआत में प्रयास जरूर किया गया, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रयास जो है
SDMRI में हुआ, यानी कि जो तूतीकोरिन में स्थित है, यहीं पर प्रयास जो जिसके अंतर्गत ये सफलता मिली है, जो कृत्रिम ढांचे लगाए गए तूतीकोरिन में ही जो स्थित है, वहां पर SDMRI में, यानी कि वहीं पर सुगंधी देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें वहां के वैज्ञानिक लोगों ने 2 दशकों में तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास किया। और इसके वार्षिक सर्वेक्षण में आप देखेंगे कि ढेर सारी जो कोरल माइनिंग का दुष्परिणाम था उसको सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, शुरुआत में पहले पत्थर से, फिर मिट्टी से, फिर अन्य रस्सियों के माध्यम से एक ऐसा सीमेंट के माध्यम से ढांचा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन जब समुद्री लहरें तेज आती थी तो वो ढांचा बह जाता था, वो कृत्रिम ढांचा सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए सोचा गया कि अब क्या किया जा सकता है, तो ये सोचा गया कि कहीं और ढाला जाए मजबूत एक ढांचा, और फिर उसको ट्रकों पर लाद कर या विभिन्न साधनों के माध्यम से समुद्र के किनारे लाया जाए और फिर उस ढांचे को समुद्र के नीचे फिट किया जाए, तो वो मजबूत ढांचा होगा। तो इस ढांचे की ढलाई कहीं और होती है और फिर ले जाके समुद्र के नीचे, जैसे TAR के मॉड्यूल का एग्जाम्पल आपके सामने हम दे रहे हैं, यानी कि त्रिकोणीय एक कृत्रिम रीफ, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से एक रीफ का निर्माण किया गया। इसी तरह से PTAR भी होता है, जैसे ये त्रिकोणीय होता है उसी तरह से एक समलंब आकार का भी होता है, रीफ होता है आर्टिफिशियल, उसमें छेद बने होते हैं जगह जगह, ताकि उसमें जीव जंतु ठीक से आ जा सके, आश्रय मिल सके। अब ये आर्टिफिशियल रीफ्स बना के क्या किया जाने लगा, यहाँ पर समुद्र के अंदर स्थापित किया जाने लगा, ताकि जो कोरल हैं उनके लिए एक विकास करने के लिए एक, हम कह सकते हैं, एक ढांचा वहां पर जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है वो डेवलप हो सके। तो तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए क्या किया, TN शोर नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। इसके तहत, TN शोर प्रोजेक्ट के तहत ही अकेले 8500 आर्टिफिशियल रूप से रीफ के मॉड्यूल जो है बनाए गए और तैनात किए गए, मतलब किए जा रहे हैं, ये इसका भी प्रयास है। तो ये जो ढेर सारे प्रयास है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, चाहे चलाया गया TN शोर प्रयास हो, या अभी मैंने आपको बताया SDMRI के जो वैज्ञानिक हैं और साथ साथ तमिलनाडु वन विभाग के साथ मिलकर उन्होंने जो काम किया, जिसकी वजह से जो 51,000 से 2 दशकों में अधिक प्रवाल के जो कृत्रिम संरचनाओं पर लगाए गए, ये उसका ही परिणाम है। तो कोरल रीफ्स का इसकी वजह से रिस्टोरेशन हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो TN शोर योजना क्या है, तो तमिलनाडु सरकार ने 2024-25 में राज्य के बजट में TN शोर योजना के बारे में बताया कि हम शुरू कर रहे हैं। क्यों शुरू कर रहे हैं, तो जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, वहां की जो जैव विविधता है, उसकी सुरक्षा के लिए हम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो तटीय संसाधन है, यानी कि तटों पर जो समुद्री संसाधन है, उनको रिस्टोर किया जा सके, विशेष रूप से जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनकी रक्षा की जा सके। और इसका उद्देश्य ही है कि तटीय जैव विविधता और तटीय संरक्षण को बढ़ाने के साथ साथ तटीय समुदाय हैं, यानी कि जो तटों की पर जिनकी आजीविका आधारित है, उनको भी आर्थिक रूप से उनकी स्थिति में भी सुधार किया जा सके। क्योंकि तटीय क्षेत्र में अगर प्रदूषण नियंत्रित कर ले गए हम, इस जैव विविधता की सुरक्षा कर ले गए हम, तो कहीं ना कहीं ये तटीय क्षेत्रों पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसके सुधार में भी ये एक बेहतर और कारगर उपाय होगा। अब 8500 कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तैनात किए जा रहे हैं, किसके अंतर्गत, तो इसी TN शोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो ये तो एक योजना है TN शोर योजना, अन्य प्रयासों के माध्यम से ही अभी तक जो आपको बताया गया कि 51,000 से अधिक प्रवाल की जो आर्टिफिशियल रीफ्स की जो स्ट्रक्चर है उसको स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से ये सफलता रिस्टोरेशन की मिली है। अब इसकी वजह से, TN शोर की वजह से क्या हुआ, 2 एकड़ जो क्षतिग्रस्त प्रवाल रीफ था और 3 एकड़ समुद्री घास जो था, उसका रिस्टोरेशन संभव हो सका। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर, एक आंकड़े के माध्यम से, तो वान द्वीप है, वान द्वीप मन्नार की खाड़ी में ही है, 21 द्वीप हैं जहां पर ये प्रवाल फैले हुए हैं, उसी में से जैसे वान द्वीप है, तो 2006 में प्रवाल का आवरण यहाँ पर केवल 2.7% था। और अगर आप देखें 2020 में इसी रिस्टोरेशन के जो आर्टिफिशियल, जो चाहे TAR हो गया या हम कह सकते हैं PTAR हो गया, ऐसे आर्टिफिशियल संरचनाओं की वजह से, प्रयास की वजह से ही 18.8% ये आंकड़ा 2020 में बढ़कर हो जाता है। तो ये एक बड़ी सफलता थी। इसी अवधि में जो मछलियों की संख्या भी देखिए, चूंकि ये जो रीफ्स होते हैं ये मछलियों के लिए भी एक घर का काम करते हैं, आश्रय का काम करते हैं। तो मछलियों की संख्या देखिए 14.5 प्रति 250 मीटर थी, और ये बढ़कर कितनी हो गई, प्रति 250 मीटर में ही 14.5 से बढ़कर 310 हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से बढ़ा, यानी कि इसमें एक बड़ी सफलता यहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए प्रवाल क्या होते हैं, तो आपको शुरू में ही बताया गया कि प्रवाल भित्तियां जो है, चट्टान बनाने वाले जो समुद्री अकशेरुकी जीव हैं, उसी के द्वारा निर्मित एक जलमग्न पारिस्थितिक तंत्र होता है। और ये पारिस्थितिक तंत्र हम जब आर्टिफिशियल रूप से उपलब्ध करा देते हैं तो प्रवालों के पनपने के लिए स्थिति अनुकूल हो जाती है। ये प्रवाल जुक्सेंथेला शैवाल के साथ सहजीवी संबंध, जो शुरू में ही बताया,
बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का बाह्य कंकाल होता है। समुद्री तल के 0.1% ही ये कवर करते हैं, लेकिन 25% समुद्री प्रजातियों के पोषण का काम करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, पूछा जा सकता है कि समुद्र के वर्षावन भी इनको कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय महासागरों के उथले, साफ और गर्म जल में ये पनपते हैं। इनके लिए चूंकि आप जानते हैं कि 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल माना जाता है। तो 23 से 29 डिग्री सेल्सियस हो गया, बहुत ज्यादा गहराई नहीं, 50 मीटर से के अंदर ही ये पनपते हैं। और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय महासागर और साफ जल में। साफ जल क्यों? क्योंकि प्रकाश जब इनके अंदर पहुंचेगा तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और आप जानते हैं कि जुगसन थैला जो शैवाल है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, इसीलिए ये कंडीशन है। खारे पानी में स्थिर खारा पानी होना चाहिए, 23 से 29 डिग्री सेल्सियस, 50 मीटर से कम गहराई होनी चाहिए, जल साफ होना चाहिए ताकि सूर्य का प्रकाश पहुंच सके, और कठोर आधार होता है। कठोर चट्टाने जैसे ज्वालामुखी चट्टाने हैं तो इनके लिए माकूल माहौल होता है। इसके प्रकार भी हैं, जैसे फ्रीजिंग रिफ्स होते हैं, बैरियर रिफ्स होते हैं, एटोल होते हैं, पैच रिफ्स होते हैं। तो ये प्रवाल कई प्रकार के होते हैं। अब मन्नार की खाड़ी को भी एक नजर हम देख लें। मन्नार की खाड़ी से संबंधित ही ये खबर थी, इसलिए मन्नार की खाड़ी की स्थिति आप देख लीजिए कहाँ स्थित है। तो भारत के आप दक्षिण पूर्वी हिस्से में आप देख सकते हैं और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में देख सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार की स्थिति यहाँ पर दिखाई आपको दे रही है। तो भारत के दक्षिण पूर्वी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच में ये स्थित है। इसकी सीमाएं जो है वो रामेश्वरम सेतु, जो एडम ब्रिज राम सेतु बोला जाता है, मन्नार द्वीप, उसी के पास ये स्थित है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मोती का प्रोडक्शन होता है, साथ साथ मोती के प्रोडक्शन के लिए और शंख के प्रोडक्शन के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो इन दो चीजों का प्रोडक्शन यहाँ होता है, मतलब ये पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था। फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1989 में बन गया था। तो याद रखिएगा। और 2001 में क्या हुआ था, इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई थी। यहाँ पर जब बायोस्फीयर रिजर्व बना उसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 21 द्वीप और तटीय क्षेत्र इसमें शामिल हैं। इन्हीं 21 द्वीपों में से एक आपको वान द्वीप का उदाहरण देकर आंकड़े में बताया गया था। अगली हमारी खबर है खारे पानी के मगरमच्छ। खारे पानी के मगरमच्छ से संबंधित खबर क्या है? तो यहाँ पर इनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा में आया है। अब देखिए, ये 3 जगह बेसिकली पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये खारे पानी का मगरमच्छ, एक तो ध्यान रखिएगा, मगरमच्छ की जितनी प्रजातियां हैं 23 प्रजातियां हैं, उनमें से सबसे बड़ा आकार जो होता है इसी खारे पानी के मगरमच्छ का होता है। तो इस वजह से ये चर्चा में है। तो ये खबर है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है, एक तो उड़ीसा में, उड़ीसा में ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये पाया जाता है कहां पर? तो दूसरा पाया जाता है अंडमान निकोबार में, ठीक है। और तीसरा ये पाया जाता है कहां पर? तीसरा ये पाया जाता है अंडमान निकोबार, उड़ीसा, और ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि सुंदरबन में। तो हमारी जो खबर है वो कहां से संबंधित है? सुंदरबन से संबंधित है। और सुंदरबन में ही, इस सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में इनकी संख्या जो है, खारे पानी के जो मगरमच्छ है उनकी संख्या जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। इसकी वजह से ये चर्चा में आया है। 2025 का ये आंकड़ा है, साल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल्स है उनकी संख्या बढ़ी है। इस वर्ष की जब गणना हुई तो उसमें 213 प्रत्यक्ष रूप से देखे गए, दर्ज किए गए, जिसमें कि 125 वयस्क थे, 88 किशोर थे और 23 नवजात थे। यानी कि 23 नवजात यानी नए मगरमच्छों का इस खारे पानी के मगरमच्छ का जन्म हुआ। और चूंकि ये जितनी प्रजातियां होती हैं उसमें 23 जो प्रजातियां होती हैं उसमें ये सबसे बड़ा इसका आकार होता है, इस वजह से विशिष्ट होता है। तो पिछले साल केवल 2 नवजात मिले थे और इस साल 23 नवजात मिले, तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये माना जा रहा है कि इसकी संख्या के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब खारे पानी के मगरमच्छ के विषय में जान लीजिए कि ये इसको क्रोकोडाइलस पोरोसस इसका नाम है और ये पहले वियतनाम और दक्षिणी चीन सागर जो है वहां पर पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वहां से विलुप्त हो गए। याद रखिएगा, यहां पर एक क्षेत्र है भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, यहां पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उस प्रोजेक्ट के तहत 1976 यानी 1976 से लेकर 2022 के बीच में 577 यानी 577 इतने मगरमच्छों को ठीक से एक कह सकते हैं संरक्षित करके और फिर ले जाके यहाँ पर छोड़ा गया। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि भगवतपुर क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट को आप याद रखेंगे। जब खारे पानी के मगरमच्छ से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो उसमें इस प्रोजेक्ट का नाम आप मेंशन करेंगे तो आपको अंक अच्छे मिल सकते हैं।
पहले वियतनाम और दक्षिणी चीन में ये पाए जाते थे, लेकिन मानवीय गतिविधियां वहां कुछ इस तरह से बढ़ी, इनका अवैध शिकार इस तरीके से हुआ, इन क्षेत्रों में ये विलुप्त हो गए। मौजूदा जीवित मगरमच्छों की 23 प्रजातियों में ये सबसे बड़े हैं, आपको बताया गया है। एस्चुअरिन मगरमच्छ भी कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो एस्चुअरी होती हैं वहां पर ये खारे पानी में पाए जाते हैं। तो एस्चुअरी आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कमेंट करके सर्च करके बताइए एस्चुअरी क्या होती है। अब देखिए, ये महासागरों में खारे पानी को सहन करने की इसके अंतर्गत इसकी क्षमता होती है, और ये उस पानी में बह के बहुत दूर दूर तक यात्रा भी कर लेता है। साथ साथ आप देखेंगे इसके प्राकृतिक वास की बात करें तो भारत में 3 स्थानों पर, जो शुरू में ही मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में, ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। संरक्षण की स्थिति देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न के अंतर्गत आता है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी शामिल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसके प्रतिबंध भी है। और भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध इसको किया गया है। अब भारत में मगरमच्छ की अगर प्रजातियों की बात करें, वैसे तो इसकी कुल प्रजातियां जो बताई गई 23, उसमें ये सबसे बड़ा है, आपको याद रखना है। भारत में जो मगरमच्छ की प्रजातियां हैं वो 3 तरह की हैं मुख्य तौर पर। पहला खारे पानी का मगरमच्छ, जिसके बारे में भी हमने बात की, जो कि आकार में सबसे बड़ा है, जो कि 3 जगहों पर बताया गया आपको, ओडिशा भितरकनिका, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। इसके अलावा मगर या दलदली मगरमच्छ, जो कि नदियों झीलों में पाया जाता है, और ये गुजरात से लेकर दक्षिण भारत तक ये इसकी उपलब्धता देखने को मिलती है। और एक होता है घड़ियाल, यानी कि घड़ियाल जो है बेसिकली गंगा और सोन नदियों में आप देखें, गंगा और चंबल नदी में आप देखेंगे, इसमें अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति इसकी भी है। तो ये तीनों चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको खारे पानी का मगरमच्छ दिखाया गया है, मगर या दलदली मगरमच्छ, और घड़ियाल, जिसमें आगे ये नुकीला इस तरह का आपको इसका मुंह दिखाई देगा, ये घड़ियाल होता है। अगला हमारा जो है वो विषय है थड्डेकड पक्षी अभयारण्य। अब ये कहां पर है, तो ये केरल में है, और एक मशहूर पक्षी विज्ञानी थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। उन्हीं के नाम पर इसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, थड्डेकड पक्षी अभयारण्य लिखे या डॉक्टर सलीम अली, आप समझ जाइएगा। अच्छा, ये केरल का सबसे पहला जो है पक्षी अभयारण्य है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन खबर ये नहीं है, चर्चा में होने का कारण क्या है, तो देख लीजिए। यहाँ पर बेसिकली 9 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, 9 प्रजातियां, नई प्रजातियां यहाँ पर दर्ज की गई हैं थड्डेकड पक्षी अभयारण्य में। यहाँ पर 3 दिवसीय एक जीव जंतु सर्वेक्षण जो हुआ, उसमें सर्वेक्षण में 9 नई प्रजातियों को इस सूची में, यहाँ की सूची में जोड़ दिया गया। अब ये सर्वेक्षण ये भी बताता है कि ये जो थड्डेकड पक्षी अभयारण्य है, बेसिकली जो पश्चिमी घाट है उसके सबसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्रों में से एक है। इस बात की भी पुष्टि यहाँ पर की गई। अब देखिए, यहाँ पर यही खबर है, इसकी वजह से चर्चा में है। तो थड्डेकड पक्षी अभयारण्य के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो यही कि है कहाँ, तो केरल में है, ये बात आप कंफर्म है, आपको याद होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। नाम में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी अगर पूछे तो वो यही है, केरल का सबसे पहला पक्षी अभयारण्य है। साथ ही साथ पेरियार नदी बहती है, उसी के तट पर यह स्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब डॉक्टर सलीम अली से इसका क्या संबंध है, तो उन्हीं की सिफारिश पर 1983 में, यानी कि 1983 में उन्हीं के पूर्व प्रयासों का परिणाम था कि इसको सूचीबद्ध किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर भी इसको जाना जाता है। तो प्रसिद्ध ये पक्षी विज्ञानी थे, और पश्चिमी घाट की तलहटी में फैले इस अभयारण्य को सलीम अली की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही 1983 में सूचीबद्ध होने की वजह से इस नाम से जाना जाता है। विशेषताएं क्या है, तो वनस्पतियों की बात कर ले तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन इसमें शामिल हैं। और प्रमुख 2 चोटियां हैं, नाम याद रखिएगा, थोप्पी मुड़ी और न्यायपिल्ली मुड़ी, ये 2 चोटियां हैं। इसी अभयारण्य में इन चोटियों की भी स्थिति है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर जीव जंतुओं की बात करें तो कई स्थानिक और दुर्लभ पक्षी भी यहाँ पर देखे गए हैं, पाए जाते हैं, जिसमें कि सीलोन फ्रॉगमाउथ हो गया, ब्लैक बजा हो गया, ओरिएंटल ड्रॉफ हो गया, किंगफिशर, बे उल्लू हो गया, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे सर्वेक्षण से संबंधित, तो इसमें जो पाई गई कुछ नई प्रजातियों में 4 तितलियां थी। कौन कौन थी, जैसे एक्स्ट्रा लास्कर, येलो जैक सेलर, व्हाइट बार बुश ब्राउन, ये तितलियां थी। 5 ओडोनट्स थे। ओडोनट्स क्या होता है, तो बेसिकली मांसाहारी एक कीट होता है, जो कि ओडोनट्स, जो ओडोनाटा गण होता है उसी के ये मांसाहारी कीट होते हैं, जिसमें कि आप जैसे ड्रैगन फ्लाई आपने सुना होगा, ड्रैगन फ्लाई इसी गण से संबंधित है। तो वायनाड, बोटेल, मालाबार स्प्राइट, मालाबार बैम्बूटेल, ये सब ओडोनट्स में शामिल है। तो 5 ओडोनट्स, 4 तितलियां। कुल दर्ज प्रजातियों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 113 तितलियां, 88 ओडोनट्स, 104 पक्षी, 22 कीट पतंगे, 30 चींटियां, 5 उभयचर, 8 मछलियां, 2 केकड़े यहाँ पर कुल दर्ज हैं। अब 9 नई यहाँ पर सूची में दर्ज
हमको 9 नए हम कह सकते हैं ये 4 तितलियां और 5 ओडोनट्स हैं, तो इसकी वजह से इस संख्या में इजाफा देखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण पक्षी जैसे मालाबार ट्रोगन, मालाबार पैराकीट, ब्लू ईयर्ड किंगफिशर, फिश ईगल, ईगल आउल, ये यहाँ पर पाए गए कुछ महत्वपूर्ण है पक्षी। तो ये आप याद रखिएगा। इससे संबंधित ये खबर थी। इन तीनों खबरों से संबंधित अब एक एक प्रश्न की तरफ चलना, जो कि हमारी परिपाटी है, एक एक करके चलते हैं। और आप जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। हमारी अगर कुछ जिम्मेदारी है, हम निभाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन प्रश्नों का, अगर ठीक से आपने इस सेशन को सुना है तो जवाब दें, ताकि हमें भी पता चले कि आपका एंगेजमेंट क्या है। तो देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रवाल संरक्षण हेतु कौन सी परियोजना शुरू की गई है? यहाँ पर 4 परियोजना का नाम ऑप्शन में दिया गया, आपको सही विकल्प कमेंट बॉक्स में बताइए। टीएन रीप शुरू किया गया, टीएन शोर शुरू किया गया, कोरल सेफ शुरू किया गया, या ब्लू सी शुरू किया गया? तो आप सही जवाब दे लेंगे, हमें विश्वास है। दूसरा प्रश्न है, 2025 में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में कितने नवजात खारे पानी के मगरमच्छ दर्ज हुए? 10, 15, 20 या 23? ये भी जवाब आप दे लेंगे। अब है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? भरतपुझा, पेरियार, चालियार या काबिनी नदी? तो इन तीनों ही प्रश्नों के जवाब सही अपेक्षित है आपसे, और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।